अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है इनायत और आप लोग देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम क्रांतिकारी चैनल। मेरे ऑफिशियल यूट्यूब इंडियन मुस्लिम क्रांतिकारी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कई ऐसी घटनाएं घटी हैं जिनसे उनका बहुत जानी और माली नुकसान भी हुआ है। उस समय देशवासी पूरी ताकत से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने में जुटे हुए थे। असल में आजादी का वह ज्वालामुखी जो देश प्रेमियों के सीने में दहक रहा था 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष के रूप में फट पड़ा। उसकी आग में फिरंगी जगह जगह झुलस रहे थे। हिंदुस्तान का इतिहास इस बात का गवाह है कि उलमाए दीन धार्मिक विद्वानों ने जन्म से ही कुरान पाक और हदीस शरीफ के पाकीज़ा माहौल में परवरिश पाई है। उन्होंने अपनी माओं की गोद में सूफी बुजुर्गों की सच्ची कहानियां सुनी, जिनकी तालीम व तरबियत मदरसों की चार दीवारी की नूरानी माहौल में हुई। उन्होंने अपने वतन हिंदुस्तान को आजाद कराने में अपनी जान की बाजियां लगा दी। हजारों उलमाए दीन के सीने फिरंगी गोलियों से छलनी कर दिए गए हैं। बड़ी संख्या में उन्हें फांसी की फंदों पर लटका दिया गया है। हजारों उलमा को जेल की सलाखों के पीछे और काले पानी की दर्दनाक सजाएं झेलनी पड़ी है। यहाँ तक कि हजारों उलमाओं ने अंग्रेजों की यातनाएं सहते हुए देश पर अपनी जानें निछावर कर दी हैं। मौलाना रशीद अहमद गंगोई भी ऐसे ही उलमा में से एक थे, जिन्होंने अपने वतन को आजाद कराने में अंग्रेजों की फौज, तोपें और बंदूकों की भी परवाह नहीं की थी और अंग्रेजों के विरुद्ध आजादी के मैदान में डटे रहे। जिला सहारनपुर के कस्बा गंगो में सन 1828 में मौलाना हिदायत अहमद के घर रशीद अहमद ने जन्म लिया। उनको आरंभिक तालीम घर पर ही दी गई। फारसी पढ़ाई के लिए वह अपने मामू मौलाना मोहम्मद तकी के साथ करनाल चले गए। उन्होंने अरबी की तालीम दिल्ली में हासिल की। रशीद अहमद गंगोई ने शाह अब्दुल गनी से कुरान पाक हिफ्ज किया और हदीस का इल्म हासिल किया। पढ़ाई के दौरान ही वह अपने वतन हिंदुस्तान के हालात को नजर में रखे हुए थे। आए दिन फिरंगियों की साजिश, उनके जुल्म और सितम की घटनाएं देखकर वह बहुत ही दुखी रहते थे। उस गुलामी के माहौल से परेशान मौलाना के दिल में बहुत कुछ करने की विचार उठते रहते थे। उस दौर में आजादी के मतवाले पुराने बुजुर्ग, उस्ताद हो या घर वाले, अपने नौजवानों को आजादी के संघर्ष में डालने से हिचकिचाते नहीं थे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की जब गर्म हवाएं चल रही थी, देश में चारों ओर आजादी का आंदोलन जारी था। थाना भवन में उलमाए दीन का एक जलसा आयोजित किया गया। उस जलसे में मौलाना रशीद अहमद गंगोई को काजी बनाया गया। उसी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का ऐलान भी कर दिया गया। जिहाद का ऐलान सुनते ही हजारों की संख्या में मुजाहिदीन अपनी जान हथेली पर लिए हुए जमा हो गए। उनमें से प्रत्येक मुजाहिदीन देश पर अपनी जान देना जीवन और मरने की कामयाबी मानते थे। संघर्ष शुरू कर दिया गया। मुजाहिदीन के संघर्ष के कारण थाना भवन को अंग्रेजों के कब्जे से खाली करा लिया गया। इस कारण अंग्रेजों में बड़ी खलबली मच गई। एक दिन यह खबर मिली कि अंग्रेजी तोप थाना सहारनपुर से शामली के लिए रवाना किया गया है। उसे अंग्रेजी पलटन थाना भवन के करीब से लेकर निकलेगी। अंग्रेज सेना शामली पर हथियार इकट्ठा करने की तैयारी में थी, जबकि मौलाना रशीद अहमद और उनके दूसरे मुजाहिदीन साथियों के पास तलवारों, बर्छों और बंदूकों के अलावा कोई भी उस समय का आधुनिक हथियार नहीं था। कुछ मुजाहिदीन के दिलों में यह बात आई कि हमारी तलवारें, बर्छे और बंदूकें फिरंगी तोपखानों का मुकाबला कैसे करेंगी। तो मौलाना रशीद अहमद ने मुजाहिदीन की हिम्मत बढ़ाई। उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, अंग्रेजी सामान का असर हमें अपने दिलों पर नहीं लेना है। थाना भवन के जिस रास्ते से तोपखाना जाना था, वह सड़क घने पेड़ों के बाग के पास से निकलती थी। मौलाना रशीद अहमद गंगोई की मातहती में 30-40 मुजाहिदीन का एक दल उस बाग के पास पहुंच गया, जहां से अंग्रेजी तोपखाना निकलना था। उन मुजाहिदीन को उस हथियारों के साथ शाम के समय से ही उस जंगल नुमा बाग में छुपा दिया गया। मौलाना रशीद अहमद ने मुजाहिदीन को तैयार रहने की हिदायत देते हुए कहा कि जैसे ही मैं फायर का हुक्म करूं, सभी मुजाहिदीन को एक साथ ही फायर करना है। यानी बाग के सन्नाटे वाली अंधेरी रात में मुजाहिदीन अपने दिलों में वतन की आज़ादी की समा रोशन किए हुए अंग्रेजी पलटन का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही पलटन तोपखाने के भरोसे बाग के पास पहुंची, मौलाना का हुक्म मिलते ही सभी मुजाहिदीन ने एक साथ ही अपनी बंदूकें दाग दी। फिरंगियों के दिमागों में इसका ख्याल भी नहीं था। वह अचानक हमले से एकदम घबरा गए। उन्होंने सोचा कि बाग में न मालूम और कितनी सेना छुपी हुई है। इस डर से फिरंगी मुकाबला करने के बजाय अपना तोप खाना वहीं छोड़ छाड़ अपनी जानें बचाकर भाग निकले। मुजाहिदीन ने तेजी से तोपखाना अपने कब्जे में कर लिया। मौलाना रशीद अहमद ने तोपखाना हाजी इमदादुल्ला की मस्जिद के सामने लाकर खड़ा कर दिया। उसके बाद मुजाहिदीन ने शामली पर हमला करके उस पर भी अपना कब्जा जमा लिया।
उसके बाद बदले की भावनाओं में अंग्रेजों का दमन चक्र चला। अंग्रेज शासन की ओर से मौलाना रशीद अहमद गंगोई के नाम से गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया। क्योंकि हाजी इमदादुल्ला का मक्का शरीफ जाना तय था, इसलिए मौलाना रशीद ने भी उनके साथ मक्का शरीफ जाने की इजाज़त चाही। हाजी इमदादुल्ला ने उन्हें हिंदुस्तान में ही रहने और कौम व देश की सेवा करने की सलाह दी। मौलाना रशीद उनकी सलाह को मानते हुए कुछ समय के लिए गंगों में भी ठहरे। उसके बाद पास के स्थित एक दूसरे कस्बे रामपुर मनिहारन जाकर हकीम जियाउद्दीन के मकान में ठहर गए। चूँकि उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हो चुका था, ब्रिटिश पुलिस गिरफ्तार करने के लिए उन्हें चारों तरफ तलाश कर रही थी। अंग्रेज पुलिस कप्तान गार्डन कर्नल 70 पुलिस सवारों के साथ मुखबिर महबूब अली खां को लेकर उनकी तलाश में गंगो पहुंच गया। यहाँ एक दूसरी घटना घट गई। मौलाना रशीद अहमद के मामूजाद भाई मौलाना अबू नसर की शक्ल उनसे बहुत मिलती हुई थी। वह गंगो की एक मस्जिद में गर्दन झुकाए बैठे इबादत कर रहे थे। पुलिस कप्तान मौलाना रशीद अहमद की तलाश में मस्जिद के अंदर पहुंच गया। वह मौलाना अबू नसर को ही मौलाना रशीद अहमद समझा। उसने अपने एक सिपाही को उन्हें बाहर लाने के लिए मस्जिद के अंदर भेज दिया। उसने जाकर उनकी गर्दन पर जोर से हाथ मार कर कहा कि चल खड़ा हो जा, क्या गर्दन झुकाए बैठा है। इस पर भी बस नहीं हुआ, वह उनको मार पीट करता बाहर ले आया। फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस कप्तान ने उनसे कहा कि घर की तलाशी दिलवाओ कि कितने हथियार छुपा रखे हैं। पुलिस को उनके घर की तलाशी में कुछ भी नहीं मिला। अबू नसर उस आज़ादी के मतवाले भाई को बचाए रखने के लिए अपना अपमान बर्दाश्त करते रहे, परंतु यह नहीं कहा कि मैं वह व्यक्ति नहीं हूँ जिसका तुम्हारे पास गिरफ्तारी का वारंट है। आखिरकार पुलिस कप्तान को यह मालूम हो गया कि वह रशीद अहमद नहीं बल्कि उनके भाई हैं। अब उसने उनको ही मौलाना रशीद अहमद का पता बताने पर मजबूर किया। उन्होंने बताने से इनकार कर दिया। इस पर कप्तान ने उन्हें इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें दी कि मजबूरन उन्हें मौलाना रशीद के बारे में बताना पड़ा। कप्तान ने उन्हें वहीं छोड़ रामपुर मनिहारन पहुंचकर मौलाना रशीद अहमद स्वतंत्रता सेनानी को गिरफ्तार कर लिया। हिंदुस्तान के उस सपूत को इसके अतिरिक्त भी कई कठिन राहों से गुजरना पड़ा। इस पर भी वह वतन प्रेम की राह से नहीं डगमगाए। उन पर शामली और थाना भवन में अंग्रेजी फौज से जिहाद करने के साथ ही यह इल्ज़ाम भी लगाया कि उन्होंने अंग्रेजी सेना से विलायती बंदूकें भी छीन रखी हैं। जब पुलिस कप्तान द्वारा उन्हें बंदूकों के संबंध में पूछा गया तो उन्होंने अपनी जेब से तस्बीह निकाल कर कहा कि मुझे बंदूक की ज़रूरत नहीं, मेरी तस्बीह ही मेरा बड़ा हथियार है। कप्तान उनकी बात से संतुष्ट नहीं हुआ। उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि इनके सर पर नंगी तलवार तान कर खड़े रहो। वह सूफी बुजुर्ग देश के स्वतंत्रता सेनानी कप्तान की धमकियों से नहीं डरे। उन्होंने निडर तरीके पर आराम से कप्तान के सवालों का जवाब दिया। उसके बाद उन्हें मुजफ्फरनगर जेल भेज दिया गया। इधर पुलिस उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने की कोशिश में लगी रही, लेकिन पुलिस को कुछ भी नहीं मिल सका। मौलाना रशीद के एक मामू ने उनकी जमानत के लिए दरखास्त अदालत में पेश कर दी। उस पर मजिस्ट्रेट ने 1,000 रुपये के 3 साल के लिए 3 जमानतें पेश करने के लिए कहा। मौलाना की जमानत के लिए 3 हमदर्द तैयार हो गए। तीनों जमानतें अदालत में पेश की गई। मजिस्ट्रेट ने उन तीनों जमानतों को यह कहकर रद्द कर दिया कि ये तीनों गंगों के रहने वालों की नहीं है। सच्चाई तो यह है, बिगड़ती है जिस वक्त जालिम की नीयत, नहीं काम आती दलील और हुज्जत। आखिरकार मौलाना रशीद अहमद गंगोई को 6 माह की कैद की सज़ा सुना दी गई। वह फैसले को मंजूर करने को मजबूर थे। जब पूरा भारत गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ था, ऐसे नाजुक समय में देश के सपूत का फिरंगी जेल में बंद होना कोई महत्वपूर्ण बात नहीं थी। वह फिरंगी जेल में रहकर उसकी यातनाएं सहते रहे। उन तकलीफ़ों के कारण उनका देश प्रेम और अंग्रेज़ों से नफरत ज़्यादा बढ़ गई। मौलाना गंगो सज़ा पूरी होने पर जनवरी 1860 में जेल से रिहा कर दिए गए। वह जीवन भर मुल्क बचाओ और ईमान बचाओ के बीच तहरीक चलाते रहे। मौलाना रशीद अहमद गंगोई की आखिरी उम्र में उनकी आंखों की रोशनी जाती रही। उसी दौरान वह बीमार भी हो गए। 11 अगस्त 1905 को भारत देश का वह सूफी स्वतंत्रता सेनानी देश हित के
अपने महान कारनामे अंजाम देते हुए बड़ी से बड़ी यादें छोड़कर इस दुनिया से सदा के लिए कूच कर गया। ऐसे महान देश प्रेमी स्वतंत्रता सेनानियों, उनके विरुद्ध बुरे विचार व बुरी भावना रखना किसी भी देश प्रेमी का काम नहीं हो सकता। ओके गाइज, कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी मिली। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।